once again a great greetings to you all students. We are again here to discuss rest parts of this chapter, right? That is kingdom fungi. ठीक है, किंगडम फंजाई के बारे में आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने के लिए आए हैं. ठीक है, हम लोग देखेंगे कि ऐसे तो ये किंगडम जो है वो ग्रेट डाइवर्सिटी से भरा हुआ है. मतलब इस किंगडम में बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अलग अलग तरह का बिहेवियर दिखाते हैं, अलग अलग तरह का उनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है. ठीक है, तो इस किंगडम में हम ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो दिखता तो है प्लांट जैसा, लेकिन वो प्लांट है नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं प्लांट से. ठीक है, पहले विटेकर से पहले जब किसी को इस किंगडम के बारे में आइडिया नहीं था, तब लोगों ने इस किंगडम के मेंबर्स को प्लांट किंगडम में ही रखा हुआ था. लेकिन अब जब से इस किंगडम को सेपरेट किया गया है फ्रॉम आर.एच. विटेकर टाइम, ये किंगडम एक बड़ी ही ग्रेट डाइवर्सिटी से भरा हुआ है. राइट, सो लेट अस स्टार्ट, लेट अस प्ले विथ फंजाई. राइट, तो इस टॉपिक के अंदर हम लोग जो मेन टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, सब हेडिंग्स, वो हमारा हो जाएगा इनका हैबिटेट, फंगस बॉडी, फंगस सेल वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन इन फंजाई. राइट, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं किंगडम फंजाई के हैबिटेट के बारे में. ठीक है, हम सभी लोग जानते हैं कि ये इस किंगडम के मेंबर्स जो होते हैं वो जनरली मॉइस्ट प्लेसेस पे पाए जाते हैं. वार्म, मॉइस्ट, ह्यूमिड प्लेसेस, यानी जहाँ पे थोड़ी गर्मी भी हो और थोड़ा पानी भी हो, वाटर भी हो. ठीक है, तो वैसे हैबिटेट में ये इनके मेंबर्स ज़्यादा पाए जाते हैं. ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि ये जो है वो आप देखिएगा कि किचन में ब्रेड है या मतलब रेफ्रिजरेटर से बाहर कोई भी चीज़ है, वो काफ़ी दिनों तक अगर छूट जाता है तो हम देखेंगे कि उस पर वाइट परत आ जाता है, या किसी भी कलर का, डिफरेंट कलर्स के, ब्लू, ग्रीन टाइप का. इवन लेदर में भी, शूज़ में, बेल्ट में भी ये आ जाते हैं. जैसे इनको मॉइस्चर, स्पेशली इन दिस सीज़न, रेनी सीज़न में ये काफ़ी ज़्यादा ग्रो करते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, हमने इसको अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम लोग यहाँ पे डायग्राम देखेंगे. ऑरेंज में किस तरह से ये लगा हुआ है, ब्रेड्स में ये किस तरह से आ गया है ना. तो इनका अलग अलग इनका फॉर्म होता है जो हमें देखने को मिलता है. राइट, द फंजाई कॉन्स्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स. राइट, this point indicates that this kingdom includes only those organisms which are heterotrophic. These members cannot perform photosynthesis, so this organism is different from the plant group. Right, they show a great diversity in morphology and habitat. इनकी morphology भी काफ़ी अलग अलग होती है, यानी ये देखने में भी बहुत अलग होते हैं, और इनका habitat भी अलग होता है. habitat मतलब रहने का जगह, जहाँ पे ये पाए जाते हैं, निवास स्थान. ठीक है, habit and habitat. habit means कि ये कैसा behave करते हैं, और habitat means ये कहाँ पाए जाते हैं. Right, when your bread develops a mold or your orange rots, it is because of fungi. यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टूडेंट कि किस तरह से ऑरेंज में और किस तरह से ब्रेड में हमने देखा कि फंगस आ चुका है. राइट, द कॉमन मशरूम यू ईट एंड टोडस्टूल आर ऑल्सो फंजाई. जो मशरूम हम लोग खाते हैं एज अ वेजिटेबल, एंड टोडस्टूल जो आपको बाहर दिखाई देगा, मशरूम्स जो पॉइजनस होते हैं, वो भी स्टूडेंट्स फंगस किंगडम के ही मेंबर हैं. ठीक है, वाइट स्पॉट्स सीन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू अ पैरासाइटिक फंगस. आप मस्टर्ड लीव पे भी देख सकते हैं स्टूडेंट कि किस तरह से यहाँ पर भी फंगस फैला हुआ है. राइट, सम यूनिसेल्युलर फंजाई, एग्जाम्पल ईस्ट, आर यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर. यानी कि ये जो फंगस है यूनिसेल्युलर ईस्ट, ये फर्मेंटेशन करता है, एनारोबिक ग्रोथ करता है, और जिसकी वजह से ये ब्रेड एंड बियर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. बिकॉज दे परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन, दैट इज दे आर एबल टू प्रोड्यूस अल्कोहल. राइट, इथेनॉल. एनारोबिक रेस्पिरेशन के बाद अदर फंजाई कॉजेज
डिजीजेज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी ये किंगडम के मेंबर जो हैं एक तरफ से फर्मेंटेशन यानी इंडस्ट्रियल बेनिफिट के लिए यूज़ होते हैं और दूसरी तरफ ये बहुत ही हार्मफुल हैं, डिजीज़ भी कॉज करते हैं, राइट। जैसे कि अभी कोरोना पीरियड में चला है ना, ब्लैक फंगस, ग्रीन फंगस, एक्चुअली वो फंगस है बट कलर्स की वजह से, उनमें प्रेजेंट पिगमेंट्स की वजह से उनको अलग अलग नाम दिया जाता है। वो फंगस के ही मेंबर हैं जो पैरासाइटिक हैं, ठीक है। तो यही हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। व्हीट रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारे फंगस डिजीज और फंगस के प्रभाव के बारे में देखा, जिसमें से एक है पक्सीनिया जो ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट कॉज करता है, ठीक है। यानी कि व्हीट जो होगा गेहूं, उसमें ये आ जाएगा और रस्ट कॉज करता है, ठीक है। सम आर सोर्सेज ऑफ एंटीबायोटिक्स। सबसे पहला एंटीबायोटिक किसने बनाया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। उन्होंने क्या किया? उन्होंने लेबोरेटरी में देखा, वो एक्चुअली में बैक्टीरिया पे रिसर्च कर रहे थे, लेकिन कुछ दिनों के लिए वो अपना लैब बंद करके बाहर गए थे और जब वो बाहर से आए तो उन्होंने देखा कि उनकी लेबोरेटरी में जहाँ पे बैक्टीरिया था वो फ्लास्क गिर चुका है और कहीं कहीं पे बैक्टीरिया है और कहीं खास जगह पे जहाँ पे फंगस ग्रो किया हुआ है वहाँ पे वो बैक्टीरिया है ही नहीं। Then after he started his work on fungus, that is Penicillium notatum, and he become father of antibiotics. That is, he produced penicillin antibiotic from Penicillium notatum fungi, right? तो इन्होंने सबसे पहले पेनिसिलिन को बनाया था या खोजा था और उसके बाद इनको फादर ऑफ एंटीबायोटिक्स भी कहा जाता है, या फादर ऑफ एंटीबायोटिक्स कहा जाता है, राइट। फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटेंट एंड अकर्स इन एयर, वाटर, सॉइल एंड ऑन ह्यूमन एंड प्लांट्स। ये सभी जगह पाए जाते हैं, हवाओं में पाए जाएंगे माइक्रोब्स के फॉर्म में, जो वही ब्रेड को सड़ा दिया या फूड पे लग गया, क्लोथ्स पे लग गया, तो वो हवा में है। फिर एयर, वाटर में भी ये पाए जाते हैं, यानी कि ये वाटर के थ्रू यहाँ वहाँ रन करते रहते, राइट स्टूडेंट्स। इसके अलावा ये सॉइल में, इवन एनिमल्स में एंड प्लांट्स पे भी एज अ पैरासाइट ग्रो करते हैं, ठीक है। दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। मिल गया इनका जगह, द हैबिटेट इज कॉल्ड वार्म एंड ह्यूमिड। तो इनका हैबिटेट जो हो गया वो वार्म एंड ह्यूमिड हो गया, यानी कि ये गर्म और मॉइस्चर वाले जगहों पे पाए जाते हैं। Have you ever wondered why we keep food in the refrigerator? क्या आपने कभी सोचा है हमने फूड को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखा? ठंडा होने के लिए नहीं, ठंडा होने के लिए नहीं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि उस टेम्परेचर पे कोई माइक्रोब उन पे अटैक न कर पाए और हम जब दोबारा से उस फूड को खाएं तो वो हमें सुरक्षित मिले, राइट। तो टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम माइक्रोबियल अटैक वी kept our food or any type of meal inside the refrigerator, right? Yes, it is to prevent food from going bad due to bacterial or fungal infections, with the exception of yeasts which are unicellular. अगर हम सिर्फ ईस्ट को छोड़ दें जो यूनिसेल्युलर है, तो हम देखते हैं कि फंजाई आर फिलामेंटस, राइट। Now we are going to discuss about fungus body. These organisms body is filamentous. Filamentous type of body they have, right? तो ईस्ट को छोड़कर, यानी ईस्ट जो है जिसका हमने बिवरेजेस के लिए यूज़ किया, ब्रेड बनाने के लिए, बियर बनाने के लिए यूज़ किया, वो ऑर्गेनिज्म जो है वो यूनिसेल्युलर है। एंड उसके अलावा जो भी मेंबर फंगस किंगडम में पाए जाएंगे वो सभी फिलामेंटस होंगे, यानी फिलामेंट जैसे दिखेंगे। देयर बॉडीज कंसिस्ट्स ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफी, ठीक है। तो इनका जो बॉडी होगा वो कैसा होगा? लॉन्ग स्लेंडर एंड कैसा होगा उनका बॉडी? थ्रेड लाइक होगा।
ठीक है, तो इनका बॉडी थ्रेड जैसा होगा और उस बॉडी को क्या कहेंगे, हाइफा। ठीक है, तो इनका जो थ्रेड लाइक बॉडी होता है वो कहलाता है हाइफा। ठीक है, तो ये इनके बॉडी को हम हाइफा कहते हैं। नेक्स्ट है कि द नेटवर्क ऑफ हाइफा इज नोन एज माइसेलियम। हम देख सकते हैं कि अगर हाइफा अकेला है, यानी कि एक फिलामेंट की अगर हम बात कर रहे हैं, यूनिट ऑफ फंगल बॉडी, single unit of fungal body is called hypha and the network of hypha is called mycelium, right? We are seeing here. Next we move towards some hypha are continuous tubes filled with multinucleated cytoplasm, यानी कि कुछ हाइफा जो होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी उनमें हम देख सकते हैं कि बहुत सारा न्यूक्लियस है, यानी कि कोई वॉल नहीं है न्यूक्लियस के बीच में। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट कि किस तरह से इस हाइफा में कहीं पे भी न्यूक्लियस नहीं है, जिसकी वजह से ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है। और अगर इनमें हर न्यूक्लियस के बीच में एक वॉल आ जाएगा, एक सेप्टा आ जाएगा, तो ये यूनी न्यूक्लिएटेड हो जाएंगे, ये उस समय मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं कहलाएंगे। तो फंगस की बॉडी दो तरह की होती है, इनका माइसेलियम दो तरह का होता है। तो कौन से दो तरह का होता है, तो एक हम कह सकते हैं कि माइसेलियम जो होगा वो दो तरह का हो जाएगा। एक हो जाएगा सेप्टेट, यानी कि जिसमें सेप्टा प्रेजेंट होगा, और दूसरा हो जाएगा एसेप्टेट। ठीक है, जहाँ पे सेप्टा प्रेजेंट नहीं होगा, यानी विदाउट वॉल इज कॉल्ड एसेप्टेट एंड विथ वॉल इज कॉल्ड सेप्टेट। तो एसेप्टेट कंडीशन में ये ज़्यादातर मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगे, तो उस वक्त इनको सिनोसाइटिक कहा जाएगा, सिनोसाइटिक। तो इनकी बॉडी मल्टी न्यूक्लिएटेड जब होगी तो इन्हें हम सिनोसाइटिक कहेंगे, और ये एसेप्टेट कंडीशन के हाइफा में कहलाएगा। और जब इनकी बॉडी में सेप्टा प्रेजेंट होगा, एट दैट टाइम दे आर नोन एज यूनिन्यूक्लिएटेड माइसेलियल फंगल बॉडी, राइट? Some hypha are continuous tubes filled with multinucleated cytoplasm. These are called sinusotic hypha. ठीक है, जहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएटेड बहुत सारे न्यूक्लियस एक ही हाइफा में प्रेजेंट होंगे, दैट टाइम उसको हम सिनोसाइटिक हाइफा कहेंगे। अदर्स हैव सेप्टेट और क्रॉस वॉल्स, बहुत सारे में सेप्टेट है, वो क्रॉस वॉल्ड है, देयर हाइफा, उस समय उसको हम सेप्टेट कहेंगे, सेप्टेट हाइफा या सेप्टेट माइसेलियम। सेल वॉल, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, फंगल सेल वॉल। ये जो होगा स्टूडेंट, ये मेनली इसमें एक खास वर्ड का नाम आएगा जो है काइटिन। ठीक है, हम जब भी फंगल सेल वॉल की बात करते हैं तो यह थोड़ा सा अलग हो जाता है। ठीक है, काइटिन का बना है, ये प्लांट से थोड़ा अलग है, बिकॉज प्लांट्स में सेल्यूलोज होता है मोस्टली, लेकिन फंगस के वॉल में काइटिन होता है C8H13O5N। इनका फॉर्मूला हो जाएगा C8H13O5N, और ये मतलब मल्टी, जब इनका बहुत ज़्यादा चेन बन जाएगा, पॉलीपेप्टाइड नहीं, पॉलीसैकेराइड, पॉलीकाइटिनियस चेन जब बनेगा तो ये बहुत सारे हो जाएंगे, बट इनका फॉर्मूला जो है वो C8H13O5N होता है। ये भी एक तरह का पॉलीसैकेराइड ही है, बट इसमें नाइट्रोजन ग्रुप भी पाए जाते हैं, इस वजह से काइटिन को हम नाइट्रोजिनस कंपाउंड भी कहते हैं। या it is a long chain polymer of N-acetyl glucosamine, an amide derivative of glucose। तो ये एक एमाइड डेरिवेटिव है, मतलब नाइट्रोजन का बना हुआ कंपाउंड है जो N-acetyl glucosamine का लॉन्ग चेन है। The polysaccharide is a primary component of cell wall in fungi। और साथ ही साथ ये जो पॉलीसैकेराइड है, ये जो काइटिन है, ये सिर्फ फंगस में ही नहीं पाया जाता है, इसके अलावा ये बहुत सारे ऑर्थ्रोपोड्स एंड इंसेक्ट्स ग्रुप के
मेंबर्स के एक्सोस्केलेटन में भी पाया जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देने वाली है स्टूडेंट कि यहाँ हम ये बस नोटिस करें कि ये काइटिन एक अलग तरह का पॉलीसैकेराइड है जो स्पेशली फंगल सेल वॉल में एंड एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोडा एंड इंसेक्ट्स में पाया जाता है। ये बहुत ही स्पेशल नीट का पॉइंट है जो हमेशा क्वेश्चन इधर उधर से घुमा के पूछा ही जाता है। तो आप इस पॉइंट को ज़रूर नोट कर लीजिए कि काइटिन क्या है, कहाँ पाया जाता है। मोस्ट फंजाई आर हेट्रोट्रॉपिक एंड एब्जॉर्ब। तो अब हम आते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की तरफ, यानी ये फंगस जो है वो कैसा न्यूट्रिशन करता होगा। ठीक है, तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो अलग अलग तरह का है। जैसे ऐसे तो सभी हेट्रोट्रॉपिक हैं, सेप्रोट्रॉपिक हमारे दिमाग में आता है, बट इसके अलावा भी ये पैरासाइटिक भी होते हैं। ठीक है, तो most fungi are heterotrophic and absorb soluble organic matter from dead substrates and hence are called saprophytes। स्टूडेंट एक बात ध्यान दीजिएगा, जो होलोजोइक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डायरेक्टली ऑर्गेनिज्म को मतलब फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, फूड को खाते हैं, ठीक है, इंजेस्ट करते हैं, लेकिन ये एब्जॉर्ब करते हैं बिकॉज दे ऑलरेडी decay their food material from higher complex organic material to the simplest organic material in the environment just before its absorption with the help of different types of enzymes, right? These organisms secretes different types of enzymes to that food and then after breaking them into simpler form they start absorbing them, right? तो ये जो है ऑर्गेनिज्म वो पहले अपने अंदर से जैसे ही फूड मटेरियल पे जाते हैं ये एंजाइम देना शुरू करते हैं, एंजाइम सीक्रेट करते हैं और उस एंजाइम की मदद से ये उस लार्ज कॉम्प्लेक्स डाइजेस्ट मैक्रोमोलिक्यूल्स को सिंपलेस्ट माइक्रोमोलिक्यूल में तोड़ते हैं, कन्वर्ट करते हैं एंड देन आफ्टर दे स्टार्ट एब्जॉर्बिंग देम, राइट? तो यहाँ पे इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेप्रोट्रॉफिक कहलाता है। हम कहते हैं कि फंगस फूड को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो बिफोर एब्जॉर्प्शन दे सीक्रेट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स सो दैट दे कैन ब्रेक द हार्ड tough macromolecules into simplest form which will be absorbable, right? Next हम आगे बढ़ते हैं those that depend on living plant and animals। ठीक है, अब जो मरे हुए सड़े हुए पे थे तो वो तो सैप्रोट्रॉप्स कहलाए, और जो लिविंग पे हैं, ठीक है, जो लिविंग प्लांट्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म पे रहकर अपना फूड एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो कहलाते हैं पैरासाइट्स, राइट? तो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो जिससे ये फूड ले रहे हैं वो लिविंग रहता है, जिंदा रहता है, ठीक है, वो डेड नहीं है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सैप्रोट्रॉफिक एंड पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो होस्ट है वो डेड एंड डीकेइंग है, बट इन पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन द होस्ट इज अलाइव, राइट? सो नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स those that depend on the living plant and animals are called parasites। ये पॉइंट ध्यान देने वाली है। They can also live as symbionts, यानी कि ये फंगस जो होते हैं काफ़ी तरह के होते हैं। तो दो तो हमने देख लिया, एक तो था डेड एंड डिकेइंग से फूड एब्जॉर्ब करने का, दूसरा था पैरासाइटिक जो लिविंग होस्ट पे रहता था, और थर्ड जो है स्टूडेंट वो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। यानी इस एसोसिएशन में ये फंगस जो है म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहते हैं अपने पार्टनर के साथ, यानी कि यहाँ पे दोनों को बेनिफिट होगा। यानी जो फंगस है वो तो फायदा लेगा ही लेगा और अपने होस्ट को भी फायदा देगा, राइट? तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन इज द म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप अमॉन्ग ऑर्गेनिजम्स, राइट? तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल हमारे सामने एनसीईआरटी ने रखा है। फर्स्ट इज लाइकेन एंड द सेकेंड वन इज माइकोराइजा, राइट? लाइकेन इज द एसोसिएशन ऑफ फंगस एज वेल एज algae।
mostly cyanobacterial group, right? The algae which is known as blue-green alga. ठीक है, तो यहाँ पे ये मोस्टली अलगी के साथ फंजाई का एक एसोसिएशन होता है जिसे हम लाइकेंस कहते हैं. लाइकेंस के बारे में हम नेक्स्ट किसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्योंकि हमारा अगला टॉपिक वो आएगा. And for the time being, we will discuss a little bit about lichen. That in lichen association, fungus and algae helps each other. Fungus provide algae water and different types of minerals absorbed from the soil, and algae in other hand provide the fungus already prepared food with the help of solar radiations, right? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लाइकेन में ये किस तरह से एसोसिएटेड है. तो फंगस अलगी को प्रोवाइड करता है मिनरल्स एंड वाटर, एंड अलगी विथ रिस्पेक्ट उसको प्रोवाइड करता है फूड जो उसने फोटोसिंथेसिस के बाद बनाया है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये देखा. सेकेंड एग्जाम्पल इज माइकोराइजा. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने तरह का आ गया. तो यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन पहला आ गया सैप्रोट्रॉफिक, दूसरा आ गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन पैरासाइटिक, एंड द थर्ड वन इज सिम्बायोटिक. सिम्बायोटिक, और सिम्बायोटिक में हम दो एग्जाम्पल देख रहे हैं. एक लाइकेन हमने देखा एंड सेकेंड हम माइकोराइजा देख रहे हैं, राइट? माइकोराइजा क्या है स्टूडेंट? It is also made up of two words, that is myco and rhiza. Myco represents fungus and rhiza represents root, right? Mycorrhiza is a fungal association in which different types of fungus mutually related, mutually attached with the roots of trees of higher plants. And what it works there? It works as a absorber of minerals and nutrients from deep soil and provide it to the higher trees, right? तो यहाँ पे क्या है कि फंगस जो है बड़े बड़े वृक्षों के जड़ के नीचे पाया जाएगा और एसोसिएटेड रहेगा, जुड़ा हुआ रहेगा, और वो क्या करेगा? तो वो धरती के अंदर से, सॉइल के अंदर काफ़ी डीप जाके फैल के, क्योंकि ये तो पतला होता है, बहुत ही पतला होता है, तो ये अंदर तक जाएगा ज़मीन के और वहाँ से ये मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा, स्पेशली फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करेगा, और वो प्रोवाइड करेगा किसको? तो वो प्रोवाइड करता है हायर ट्रीज को, जिसके साथ वो जुड़ा हुआ है, बड़े वृक्ष, उनको प्रोवाइड करेगा, और बदले में वो जो वृक्ष हैं वो इसको ऑलरेडी प्रिपेयर्ड ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोवाइड करेंगे. तो इस केस में क्या होता है स्टूडेंट्स कि ये दोनों म्यूचुअली एसोसिएटेड हैं, और माइकोराइजा का अभी बड़े पैमाने पे यूज़ हो रहा है एज अ बायो फर्टिलाइज़र, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं ट्रीज़ को ग्रो करने में. अगर ये ऑरेंजेस है और उसके रूट में हमने माइकोराइजा डाल दिया तो उसमें बहुत ज़्यादा ऑरेंज फलने लगेंगे, बहुत ज़्यादा ऑरेंज आ जाएंगे. तो ये हम कह सकते हैं कि माइकोराइजा वर्क्स एज अ बायो फर्टिलाइज़र. ठीक है, और लाइकेंस के बारे में हमने देख लिया. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो आ रहा है रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन इन फंजाई, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है. मैंने बिल्कुल एनसीईआरटी को बेस लेके, एनसीईआरटी को रीड करके, एनसीईआरटी को एनालाइज करके आपका ये वीडियो बनाया है, ताकि आपका जो भी कंफ्यूजन होगा वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. अगर आप इस वीडियो को देखते हैं और एक बार एनसीईआरटी को पढ़ते हैं तो आप फॉरएवर के लिए इन चीज़ों को ग्रास्प कर जाएंगे. फिर आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी कि एनसीईआरटी में क्या पॉइंट लिखा है, कहीं कोई छूट तो नहीं गया.
ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस वीडियो में हर पॉइंट आपका डाला है जो इम्पॉर्टेंट है तब भी और इम्पॉर्टेंट नहीं है तब भी, एक एक सेंटेंस, क्योंकि मेरे वीडियो का प्रॉमिस ही यही है स्टूडेंट कि मुझे लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को एक्सप्लेन करना है, राइट। तो हम आगे बढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन में क्या है? रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स, ठीक है। तो इनमें सिंपल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, अच्छी बात है, होता है। कौन कौन से मोड से होता है? तो फ्रैगमेंटेशन, फीजन एंड बडिंग, ये तीनों रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो फ्रैगमेंटेशन भी इनमें होता है, फीजन भी होता है और बडिंग भी होती है। अब नेक्स्ट क्या इंटरेस्टिंग है इनमें, ये तो कॉमन था, हमने बहुत बार देखा था ईस्ट में, हमने बडिंग ईस्ट में देखा, बडिंग हाइड्रा में देखा, हमने फ्रैगमेंटेशन देखा है, तो हम जानते हैं कि ये तीनों कैसे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं। नेक्स्ट वी आर मूविंग टूवर्ड्स एसेक्सुअल स्पोर्स, ठीक है। तो अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि ये स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। स्पोर्स कैसा? तो 2-3 तरह के स्पोर्स के बारे में यहाँ पे आपको बुक ने बताया है, जैसे कि कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स, जूस्पोर्स एंड एप्लानोस्पोर्स, ठीक है। हमने एनसीईआरटी को बेस लिया है, इसलिए हम इन्हीं स्पोर्स पर फोकस करने वाले हैं। कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स, जूस्पोर्स एंड एप्लानोस्पोर। तो ये क्या होता है, राइट। फर्दर वी आर मूविंग टुवर्ड्स कोनिडिया, राइट। अब हम कोनिडिया के बारे में जानने वाले हैं। एक कोनिडियम, sometimes termed as asexual chlamydospores or chlamydoconidium, is an asexual non-motile spore of fungus. तो क्लैमाइडोमोनास नहीं, क्लैमाइडोस्पोर, राइट। क्लैमाइडोस्पोर, क्लैमाइडोमोनास की तरह इनका स्ट्रक्चर दिखता है, इसलिए इनको क्लैमाइडोकोनिडिया या क्लैमाइडोस्पोर भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये एसेक्सुअल नॉन मोटाइल स्पोर है। बस यहाँ पे आपको ये पॉइंट नोट करना है कि ये एसेक्सुअल है या सेक्सुअल, और मोटाइल है या नॉन मोटाइल। नीट के क्वेश्चंस में बस स्पोर के बारे में इतना ही क्वेश्चन आता है स्टूडेंट कि ये मोटाइल है या नहीं, और सेक्सुअल है या एसेक्सुअल है, राइट। तो हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे। तो ये नॉन मोटाइल है और एसेक्सुअल स्पोर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्पोरेंजियोस्पोर के बारे में। ये क्या है? Sporangiospores are spores that are produced in a sporangium, ठीक है। स्पोरेंजियोस्पोर क्या है? वो स्पोरेंजियम के अंदर बनता है। ए स्पोरेंजियम इन फंगस इज सिंपली सेल कॉन्टेनिंग स्पोर्स। तो स्पोरेंजियम क्या होता है? एक तरह का सेल है जिसके अंदर स्पोर्स रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि एक और बात, एक्सोजीनस है या इंडोजीनस है, क्वेश्चन ये भी रहता है। तो कोनिडिया जो है स्टूडेंट, ये नॉन मोटाइल है, ठीक है, और एसेक्सुअल तो सभी हैं, और साथ ही ये एक्सोजीनस है, ठीक है। जबकि स्पोरेंजियोस्पोर जो है वो इंडोजीनियसली प्रोड्यूस्ड होता है, इंडोजीनस है ये, यानी कि ये पैक के अंदर रहेगा, बैग के अंदर, ठीक है। तो इनको कहेंगे इंडोजीनस, और ये बाहर ही होता है, ठीक है, तो इनको कहते हैं एक्सोजीनस, ठीक है। तो ये स्पोरेंजियोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड स्पेशल सेल्स कॉल्ड स्पोरेंजिया एंड रिमेन इनक्लोज्ड इन द सेल अंटिल मैच्योरिटी। मैच्योरिटी तक ये स्पोरेंजियोस्पोर बैग के अंदर ही होते हैं, और जब मैच्योर होते हैं तो ये बर्स्ट होता है इनका बैग, और ये बाहर की तरफ निकल जाते हैं, ठीक है। और हमने देखा कि कोनिडिया कैसा होता है, तो वो एक्सोजीनियसली, एक्सटर्नली, कोनिडिया बॉर्न एक्सटर्नली टू द सेल्स दैट प्रोड्यूस देम। तो ये एक्सटर्नली आता है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज जूस्पोर। ये क्या है? जूस्पोर जब भी आपको आए तो आप हमेशा दिमाग में रखेंगे कि ये हमेशा मोटाइल होता है, ठीक है। तो ये जो है वो मोटाइल होगा, ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये मोटाइल होगा। जूस्पोर, जूस्पोर इज अ मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर दैट यूजेस अ फ्लैजेला फॉर लोकोमोशन।
ये this type of spores that is called zoospores always uses flagella for locomotion, also called swarm spore because it can float. ठीक है, तो जू स्पोर हमने देखा कि ये मोटाइल स्पोर है जो फ्लैजलम की मदद से लोकोमोट करता है यहाँ से वहाँ। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने इन तीन को बिल्कुल क्लियर कर लिया है। अब हम चलते हैं आगे, जो है हमारा ए प्लानोस्पोर, राइट। तो ए प्लानोस्पोर क्या है? ए प्लानोस्पोर्स आर नॉन मोटाइल। ये क्या है? ए प्लानोस्पोर्स आर नॉन मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर्स फाउंड इन सर्टेन अलगी एंड फंजाई। ये अलगी में भी पाए जाते हैं। दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम ए पार्ट ऑफ ए प्रोटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। कोई वेजिटेटिव सेल है, उसी के प्रोटोप्लाज्म से ये स्पोर बनता है। ए प्लानोस्पोर्स कंसिस्ट्स ऑफ ए सेल वॉल which is different from the original parental cell wall, allowing the survival of the organism in harsh condition. तो ये नॉन मोटाइल स्पोर है जो हार्श कंडीशन में भी बहुत अच्छे से सरवाइव करने में मदद करता है ऑर्गेनिज्म को, जो क्योंकि इनका सेल वॉल जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो कौन सा क्या है वो हमने देख लिया, कौन मोटाइल है कौन नॉन मोटाइल है, किसमें फ्लैजला प्रेजेंट है किसमें फ्लैजला नहीं प्रेजेंट है, ये हमने बड़ी ही बारीकी से यहाँ पर देखा है। मेरा मेन फोकस इस लेक्चर को लेकर यही था कि आपको स्पोर के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं है, 2-4 ही हैं जो कंफ्यूज करते हैं, बट आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए स्पोर्स के बारे में, राइट। नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज। तो इनके जो फ्रूटिंग बॉडीज होते हैं, जैसे स्टूडेंट हम लोग देखते हैं कि फ्रूट्स हायर प्लांट्स में फ्रूट के अंदर ही सीड होता है, वैसे ही इन लोअर ऑर्गेनिजम्स में भी फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसे हम फ्रूट नहीं कह सकते हैं, वो फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर इनके स्पोर्स या इनके बीज कहिए वो स्टोर्ड रहते हैं, पैक्ड रहते हैं, प्रोटेक्टेड रहते हैं, ताकि वो हार्श कंडीशन में भी बिल्कुल अच्छे से सरवाइव कर सके। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑल्सो अकर्स इन दीज ऑर्गेनिजम्स बाय oospore, ascospore and basidiospores, राइट। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी कई तरह के स्पोर्स पाए जाते हैं। वो oospore कहलाएगा, एस्कोस्पोर कहलाएगा या फिर बैसिडियोस्पोर्स कहलाएगा। तो ये भी अलग अलग तरह के स्पोर होते हैं। इन्हीं के बेसिस पे फंगस को कई सारे क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जिनके बारे में हम लोग एक एक करके अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे। द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व्स फॉलोइंग 3 स्टेप्स। अब जो ये सेक्सुअल साइकिल है इनका, वो इतना इजी भी नहीं है और ना ही इतना टफ है, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट है। स्टूडेंट यहाँ पे आप जब भी आप फंगस किंगडम के बारे में पढ़ेंगे तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा टर्म्स आता है जिससे हमें कभी पाला नहीं पड़ा था और फर्स्ट टाइम हम इनके बारे में यहीं पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, 11th क्लास में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे 11th के बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट रहता है कि आप जो भी टर्म सुनिए उसको पर्सनल डिक्शनरी की तरह अपने बुक में अपनी कॉपी में नोट करते चलिए, ताकि आप हर टर्म से एक्सपोज हों और आपका ये एक्सपोजर आपको नीट या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ICR, ICMR, कोई भी एग्ज़ाम में आपको बड़ा ही हेल्प करेगा, ठीक है। आपको बस एक्सपोज होना है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में स्टूडेंट बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। अब मेडिकल के एंट्रेंस में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि ऑपरेशन कैसे करते हैं या BP जांच कैसे करते हैं या कुछ भी इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछता। वो आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछता है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है,
नॉर्मल ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाता है तो उसको क्या डिजीज़ कहते हैं, घट जाता है तो उसे क्या डिजीज़ कहते हैं, कौन सा हार्मोन है जो बीपी रेगुलेट करता है, कौन सा, वगैरह वगैरह। इस तरह का जो बेसिक लेवल क्वेश्चन है स्टूडेंट, हमेशा हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वही पूछा जाता है, चाहे आप कोई भी आप यूपीएससी का ही एग्ज़ाम क्यों नहीं दीजिए, लेकिन आपसे क्वेश्चंस हमेशा बेसिक लेवल के पूछे जाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस कभी नहीं पूछा जाता। तो हमेशा अपना बूस्टअप अपने आप को रखिए कि हाँ यस आई कैन, ठीक है, तो मैं कर सकता हूँ, मुझसे हो जाएगा, मुझे ही सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, एक सीट मेरी पक्की है। कब ये कॉन्फिडेंस आप में कब आएगा, जब आपका बेसिक पूरा क्लियर होगा। तो बेसिक क्लियर करने के लिए ही यहाँ पर हम आए हैं और हम आपका जो भी एनसीईआरटी का गुच्छा जैसा कॉम्प्लेक्स पैराग्राफ है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, तो उसको हम क्लियर कर रहे हैं यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टूडेंट की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है। तो इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 टर्म आ रहा है, एक आ रहा है प्लाज्मोगैमी, एक आ रहा है कैरियोगैमी और एक आ रहा है मियोसिस, ठीक है। प्लाज्मोगैमी टर्म ही बता रहा है प्लाज्मा का गैमी, मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो साइटोप्लाज्म है, यानी कि प्रोटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस साइटोप्लाज्म इज टुगेदर कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। तो जो प्रोटोप्लाज्म है 2 अलग अलग हाइफा का जब वो फ्यूज करेंगे तो वहाँ पर प्लाज्मोगैमी कहलाएगा, ठीक है। तो प्लाज्मोगैमी जब होता है यानी कि 2 साइटोप्लाज्म का जब फ्यूजन होगा, ठीक है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम देख सकते हैं कि किसको प्लाज्मोगैमी कहेंगे, जब 2 मोटाइल या 2 नॉन मोटाइल गैमेट्स आपस में फ्यूज करेंगे, यानी कि उनका जो साइटोप्लाज्म है वो फ्यूज करेगा, तो वो प्रोसेस वहाँ पे कहलाएगा प्लाज्मोगैमी। जब साइटोप्लाज्म फ्यूज कर गया स्टूडेंट, जब भी हम देखेंगे कि 2 हाइफा है फंगस और वो अगर फ्यूज कर गया, ठीक है, तो उनके साइटोप्लाज्म तो मिल गए, तो उनमें प्रेजेंट जो न्यूक्लियस होगा, है ना, वो भी एक जैसा हो जाएगा, है ना। जब वो 2 मिल जाएंगे तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि उनके न्यूक्लियस भी एक ही सेल में बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पर कंडीशन क्या हो जाएगा, तो वहाँ पे 2 न्यूक्लियस दिखाई देता है उस वक्त उस हाइफा में, तो या तो इमीडिएटली वो न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे, एट दैट टाइम द सीन इज कॉल्ड कैरियोगैमी। जब वो न्यूक्लियस फ्यूज कर रहा होता है, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई इज कॉल्ड कैरियोगैमी, राइट। और अगर वो न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुआ, ठीक है, अगर ये न्यूक्लियस हमने कहा कि ये 2 न्यूक्लियस आए और दोनों फ्यूज कर गया, तो ये कहलाएगा कैरियोगैमी। और अगर ये न्यूक्लियस फ्यूज नहीं किया और ऐसे ही यहाँ पे रह गया थोड़ी देर के लिए, तो ये कंडीशन कहलाता है स्टूडेंट डाइकैरियन, ठीक है, डाइकैरियन। डाई मीन्स 2, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, यानी कि दोनों के न्यूक्लियस जो हैं वो अभी हैं, अलग अलग हैं, but the cell already fused. Plasmogamy happened, but karyogamy is not happening. It is waiting in the form of 2 nuclei separately present in one hypha. It is called dikaryophase. Dikaryophase of fungus, and both nuclei are called dikaryon, right? This condition is also visible in few members of the fungi, but immediately after some time these karyon fuses together and again goes to karyogamy, right? It means karyogamy is fixed, it is certain, ये तो होगा ही होगा।
जब भी दो न्यूक्लियाई रहेंगे तो कैरियोगैमी होता ही होता है फंगस में। अगर वो तुरंत हो गया तो वो कैरियोगैमी हो गया, और अगर वो तुरंत नहीं हुआ तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड डाइकैरियन, राइट। वहाँ पे डाइकैरियन कहलाएगा और द फेज इज कॉल्ड डाइकैरियोफेज। ये कुछ फंगस में ऐसा होता है डाइकैरियोफेज, और कुछ में डायरेक्ट कैरियोगैमी होता है स्टूडेंट। कैरियोगैमी के बाद, यानी हमने प्लाज्मोगैमी को समझा, हमने कैरियोगैमी को समझा, दिस टाइम इज अबाउट जाइगोटिक मियोसिस, राइट। इन जाइगोटिक meiosis process is occurring in the zygote. When zygote is formed, when both of these nuclei fuses together and they form single nucleus which is diploid 2n type, and this diploid nuclei again goes to meiosis and forms 4 haploid nuclei. Then this is called zygotic meiosis. After zygotic meiosis, the hypha contains 4 nuclei with n number of chromosomes. That is haploid type of chromosomes, right? Haploid. So after meiosis in zygote results in haploid spores. These form spores, and these spores are termed as oogamous type of spore, and ascospore, and oospore, and basidiospore. These spores are the product of zygotic meiosis, right? तो हम यहाँ पे ये चीज़ देखते हैं स्टूडेंट कि ये जो जाइगोटिक मियोसिस है ये किस चीज़ में रिजल्ट करता है, तो सेक्सुअल स्पोर्स के फॉर्मेशन में। सेक्सुअल स्पोर्स का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। वो कौन है, तो वो हैं oospores, वो हैं ascospores, वो हैं basidiospores, राइट। यही है वो सेक्सुअल स्पोर्स जिनके बारे में एनसीईआरटी ने कहा है। तो पहले हमने 4 एसेक्सुअल स्पोर, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स, ए प्लानोस्पोर एंड जूस्पोर के बारे में पढ़ा, एंड देन आफ्टर वी आर डिस्कसिंग अबाउट oospore, ascospore और basidiospore. All these are zygotic spores, right? Now we are moving towards the next phase. We have already discussed these 3 steps of sexual reproduction, that is plasmogamy, karyogamy and zygotic meiosis. Now what NCERT says next, we are moving towards that. When a fungus reproduces sexually, 2 haploid hypha of compatible mating type come together and fuse. Compatible mating type, what does it means? It means that both hypha must have different types of sexes. That is, one must be male and another must be female type of hypha, right? Next, in some fungi, the fusion of 2 haploid cells immediately result in diploid 2n zygote, and however in other fungi, Ascomycetes and Basidiomycetes, an intervening dikaryotic stage n+n, 2 nuclei per cell occurs. Such a condition is called dikaryon. This is the explanation of these 3 steps, that is plasmogamy, karyogamy and zygotic meiosis. तो NCERT कहता है कि जब फंगस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो वो प्लाज्मोगैमी करता है, और एट द टाइम ऑफ प्लाज्मोगैमी 2 different types of compatible hypha come closer and fuses together. The cytoplasm of both hypha fuses together and the condition is called plasmogamy. After plasmogamy, both nuclei fuses together to form
zygote, or in some fungi like Ascomycetes and Basidiomycetes, dikaryon stage is visible for a while, that is, two nuclei which are from both hypha remain as separated because they are not fusing immediately. They form dikaryophage or in the fungi, that is in Ascomycetes and in Basidiomycetes. This dikaryotic phase vision, this dikaryotic phase phenomenon is visible. Next it is says that as it is either it is a dikaryon phase or either it is direct karyogamy, the nucleus must fuse and it forms zygote. The fungi later the parental nuclei fuses and the cell becomes diploid, and at that time the cell is called diploid. The fungi form fruiting bodies. अब ये जो फंगस था, अब ये fruiting bodies बनाएगा in which रिडक्शन डिवीजन अकर्स. अब इस फंजाई का जो ये हाइफा है, डिप्लॉयड हाइफा, ये फ्रूटिंग बॉडी बनाने जा रहा है जिसके अंदर रिडक्शन डिवीजन शुरू होगा. दैट इज जाइगोटिक मियोसिस स्टार्ट्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉयड स्पोर्स. तो यहाँ पे हैप्लॉयड स्पोर्स बनना शुरू हो जाएगा. द मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसेलियम, यहाँ पे क्या होगा, जो मॉर्फोलॉजी यानी देखने में कैसा है, क्या है, नहीं है, तो द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म द बेसिस फॉर द डिवीजन ऑफ द किंगडम इनटू वेरियस क्लासेस. और इस तरह से हम देखेंगे कि जो हमारा फंगस किंगडम है वो कितने क्लासेस में बटा हुआ है. तो मेनली फंजाई जो है वो 4 क्लासेस में बटा हुआ है. दैट इज Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes and Deuteromycetes. So, right students, next we will make another video for all these types of fungi, right? In this lecture we have discussed different mode of different types of different characteristics of fungi, in which we have discussed habitat, that is warm and humid, fungus body, that is filamentous, long, slender, thread like a structure in which the single unit is called hypha and the complex network of hypha is called mycelium. Mycelium must be of 2 types or hypha must be of 2 types, that is septate and aseptate. In septate conditions, septa, that is cross wall, is present between nucleus, and in aseptate condition we are seeing here that septa is absent. That why the scene is multinucleated hypha is present. In multinucleated hypha, cenocytic term is used for fungus in which many nuclei are present in single hypha. Next one is cell wall, fungal cell wall, that is made up of chitin. The formula of chitin is C8H13O5N and इसके ही polymers जो होंगे, poly chain जो होगा इसका, वही कहलाएगा कि फंगल सेल वॉल बना है chitin से. और इसके बाद हम देखेंगे कि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन स्टूडेंट सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड सिम्बायोटिक. इन सैप्रोफाइटिक द होस्ट इज डेड एंड डिकेइंग, इन पैरासाइटिक द होस्ट इज लिविंग, एंड इन सिम्बायोटिक 2 examples we have seen here, that is lichen and mycorrhiza. The next and the last topic of this lecture is reproduction in fungi, that is vegetative, asexual and sexual type of reproduction is visible among all members of the fungi. In vegetative reproduction, it reproduces through fragmentation, fission and budding according to NCERT, and in asexual reproduction, it reproduces via different types of spore which provide them surety of survival in harsh and adverse condition in which the fungal mycelium dies but the spores remain alive because of their hard, tough wall, right?
the spores named as Conidia, Sporangiospores, Zoospores and Aplanospores. We have already discussed about these spores and what the questions are coming in the NEET exam from these spores. We have already discussed here. And the last one is sexual reproduction, in which 3 steps are important, that is plasmogamy, karyogamy and zygotic meiosis. And at the end, after zygotic meiosis, the diploid hypha or diploid cell of the fungi start forming fruiting bodies, inside which it prepare its spores called sexual spores, which are similar to the seeds of higher plant. We can say it the seed of the fungi, and these are oospore, ascospore and basidiospore. And on these basis we have classified these fungi into 4 classes. In the next lecture we discuss all these 4 classes of the fungus kingdom, right? Till then, take care.